देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। हम इंडिया के लोग में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आई हूं आपके लिए आपका अपना स्पेशल बुलेटिन हम इंडिया के लोग। जी हां, हम इंडिया के लोग पे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सियासी लोगों की, बात करेंगे मेरठ के लोगों की और साथ ही बात करेंगे कासगंज के लोगों की और बात करेंगे पाकिस्तान की नापाक साजिश की। हम इंडिया के लोग में आपको दिखाएंगे आपके बच्चों से जुड़ी खास खबर, उस महामारी की खबर जिसका वायरस बहरूपिया हो गया है। हम इंडिया के लोगों में बात होगी चीन की साजिशों की, जी हां, और साथ ही बात होगी चीन के रोबा आर्मी की। हम इंडिया के लोग में ऐसी हर खबर जो हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, हमारे आपके हक और हुकूक से जुड़ी हुई है, तो बस बने रहिए अगले 60 मिनट मेरे साथ। आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी बड़ी खबरें आम लोगों के नजरिए से देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। तो हम इंडिया के लोगों में बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लोगों की, बात उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण लोगों की। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ब्राह्मण वोटों के लिए सियासी संग्राम छिड़ गया है। सूबे की सियासी बाजी जीतने और सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी राजनीतिक दल ब्राह्मण समुदाय को रिझाने में लगे हुए हैं। ब्राह्मण समाज को लेकर खूब राजनीति हो रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ब्राह्मण वोटों की राजनीतिक ताकत कितनी है, जिसके लिए बीजेपी से लेकर सपा और बीएसपी सभी दल व्याकुल नजर आ रहे हैं। और चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों को ब्राह्मणों की याद आखिर क्यों सताती है? यूपी में चुनाव नजदीक है, उसके पहले सभी राजनीतिक दल जातीय कोटियां फिट करने में जुट गई है। प्रदेश में ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है। ब्राह्मणों के 12% वोट साधने के लिए राजनीतिक पार्टियों का भगवान परशुराम प्रेम जाग गया है और उनकी मूर्ति को लेकर सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों ब्राह्मण समाज को लेकर खूब राजनीति हो रही है। बसपा, सपा से लेकर बीजेपी सभी पार्टियां विप्रों को लुभाने में जुटी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी की सियासत में ब्राह्मण वोट काफी मायने रखते हैं और इन वोटों के लिए सियासी बिसात बिछाई जा रही है। आज ब्राह्मण समाज पूर्ण रूप से तैयार है समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अत्याचार अनाचार किया है इतने दिनों में, आज अब ब्राह्मण समाज उसका बदला वोट से देकर माननीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। और आने वाले समय में दिखा देंगे समाजवादी पार्टी को मजबूत करके। माननीय अखिलेश यादव जी को के नेतृत्व में सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर विश्वास कर दिया है। मूर्ति की सियासत को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे 108 फीट ऊंची परशुराम की मूर्ति लगवाने जा रही है। मूर्ति के साथ 68 फीट के फर्श से भी वोटों की फसल काटने की पूरी तैयारी है। योगी के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से सफर करने वाले लोग अब सपा की ओर से लगाई जाने वाली भगवान परशुराम की मूर्ति भी देखेंगे। लखनऊ में भगवान परशुराम का मंदिर आज आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। इस ब्राह्मण सियासत में समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने की घोषणा की। मायावती ने भी सरकार बनने के बाद उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा लगवाने का वादा किया है। सूबे में बसपा
ब्राह्मणों को रिझाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। तो ब्राह्मण वोटों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व एक्टिव हो गया है। बैठक कर सूबे के ब्राह्मण नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए कमेटी बनाई गई है। यूपी में फिलहाल दलित बीएसपी, यादव एसपी के पक्ष में दिखते हैं। ऐसे में बीजेपी को हर हाल में ब्राह्मण वोटों को अपने पक्ष में करना जरूरी है। यूपी में ब्राह्मणों का वोट तकरीबन 10 से 12% है और यूपी का चुनावी इतिहास बताता है कि ब्राह्मणों ने किसी भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आज उत्तर प्रदेश में सियासत का सुपर संडे रहा। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महारैली के जरिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। रविवार को लखनऊ में आयोजित आपकी रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और घोषणाओं की झंडी लगा दी। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने तंज कसा और कहा कि समाजवादी पार्टी ने यूपी में कब्रिस्तान बनवाए और योगी सरकार ने सिर्फ शमशान घाट बनवाए। केजरीवाल ने दावा किया कि हमें मौका मिलने पर आपके बच्चों के लिए स्कूल और सबके लिए अस्पताल बनवाए जाएंगे। तो वहीं लगातार यूपी को मत रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। अखिलेश ने भी उत्तर प्रदेश की जनता के सामने वादों की झड़ी लगा दी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पीछे रहना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ऐसे में वो कहां पीछे रहने वाले थे। योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास के मौके पर अखिलेश के गुंडा राज पर तंज कसा। याद है कि नहीं याद है आपको कि हमारे गरीबों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री देने का काम अगर कोई करने जा रहा है तो वो समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। बताओ 300 यूनिट फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? जहां 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं वहीं अपने किसानों की सिंचाई भी मुफ्त करने जा रहे हैं, क्योंकि किसान वो है जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब सब कुछ बंद था महामारी में, कोरोना के समय जब सब कुछ बंद था, हर चीज में ताले लग गए थे, अगर कोई हमारी अर्थव्यवस्था को बचा रहा था तो वो हमारा किसान था। उस बीमारी के समय भी खेत में काम कर करके उसने हमारे पेटों को भरने के लिए तमाम काम किए। उस किसान का हम धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, पिछले चुनाव में 2017 में भारतीय जनता पार्टी के देश के सबसे बड़े नेता ने उत्तर प्रदेश में आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। दोस्तों, पुरानी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनवाए। योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। आज मैं आपके बीच में आया हूं, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा और आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवाऊंगा। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनवाने आते हैं। दिल्ली में बनवा के आया हूं, उत्तर प्रदेश में भी बनवाऊंगा। इनको नहीं बनवाने आते, 75 साल में इन्होंने नहीं बनवाए। ये केवल कब्रिस्तान और शमशान घाटी बना सकते हैं, वो बहुत बनवा दिया इन्होंने। अब बस उत्तर प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में पधारे हैं। भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार, खेल रत्न का नाम हॉकी के जादूगर
कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा। और आज जिस विश्वविद्यालय का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है, इस प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण भी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मेरठ के लोगों की बात, मेरठ के उन छात्रों और खिलाड़ियों की जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ को रविवार को एक बड़ी सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ के सरधना में खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी का अलग अंदाज देखने को मिला। पीएम मोदी जिम में बाकायदा एक्सरसाइज करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने से पहले यहां की सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान पीएम मोदी एक मशीन पर बैठे और चेस्ट प्रेस एक्सरसाइज वो करते नजर आए। पीएम मोदी का ये वीडियो तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। पीएम मोदी ने यहां समाजवादी सरकार पर भी जमकर तंज कसा और कहा कि पहले मेरठ आसपास के इलाकों में अपराधी अवैध कब्जे का टूर्नामेंट जो था वो खेला जाता था, लेकिन अब अपराधियों के डर से लोग पलायन करने के लिए मजबूर जिस तरीके से थे, अब वो हालात नहीं है। योगी सरकार के आने के बाद से ये सारे अपराधी अब जेल जेल खेल रहे हैं। आज प्रदेश से अपराधी पलायन करने लगे हैं। यूपी में जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 काफी नजदीक है, जहां चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रचार अभियान तेज हो चुका है। इसी दौरान आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लखनऊ में रैली की। अपने विजय रथ में सवार होकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा जब हमारे संवाददाता विवेक तिवारी ने उनसे सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश जी, मेरठ में लोग पहले घर जलाए जाते थे, योगी सरकार आ गई है, अब लोग जेल जेल का खेल खेल रहे हैं, ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने मेरठ से दिया है। पहले उत्तर प्रदेश का पहला खेल है जिसमें मुख्यमंत्री जी पर मुकदमे लगे हों और मुकदमों को हटाने का खेल अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब जब भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म हो गया है, क्योंकि उनके पास किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी, नौजवानों को नौकरी रोजगार कैसे मिलेगा, महंगी बिजली क्यों है, 100 नंबर क्यों खराब हो गई, एम्बुलेंस क्यों नहीं आती है, जब ये योजनाएं के खराब होने का कोई जवाब नहीं है, तब ये जानबूझ करके इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन जनता ने मन बनाया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म। अखिलेश जी, आज हमने एक नया रूप देखा समाजवादी पार्टी का, समाजवादी प्लस संस्कृति, ये कोई नया एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। समाजवादी पार्टी हर एक वर्ग को जोड़ रही है। जो समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहेगा उसको जोड़ने का काम करेंगे। जहां जोड़ रही है पार्टी, वहीं सबका सम्मान कैसे रखा जाए, संस्कृत के गुरुओं को सम्मान कैसे दें, संस्कृत भाषा का संरक्षण कैसे हो, संस्कृत यूनिवर्सिटी पहली है उसको और कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये तमाम काम समाजवादी सरकार में होगा। आपने कहा परशुराम जयंती पर हम छुट्टी करेंगे, फिर से उस छुट्टी को बहाल करेंगे।
नहीं गिरेगा उससे यार। परशुराम जयंती पर आपने छुट्टी को बहाल करने के लिए कहा है। भगवान परशुराम जयंती पर छुट्टी थी, समावेश सरकार बनने के बाद फिर छुट्टी होगी। 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं आप। 300 यूनिट फ्री बिजली होगी और किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त होगी। यही बदलाव होगा, उत्तर प्रदेश से इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। एक आखिरी सवाल, अभी इनकम टैक्स की रेट खत्म हुई है, ज्यादा कुछ मिला नहीं अभी तक पम्मी जैन क्या कहेंगे? ये रेट चल रही है और इत्र के कई कारोबारी इसकी जद में आ गए। पहली बात बता रहा हूँ, ये सरकार हर कारोबारी के खिलाफ है। पहले तो ऐसा जीएसटी लाए जिससे कारोबार ठप हो गया, और अब लोगों को बदनाम करने के लिए जो अच्छा व्यापार कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, उनके यहाँ छापा मार करके उन्हें अपमानित करने का काम हो रहा है। धन्यवाद। तो अखिलेश यादव जैसा कह रहे हैं कि इत्र के कारोबारियों को हैरस किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, और इस तरह के छापों से ना तो सरकार को कुछ हासिल होगा, ना ही विभागों को। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं कासगंज के लोगों की। बात कासगंज की उस खबर की जिससे कासगंज में तनाव का माहौल है। बात कासगंज में लव जिहाद की। जी हां, कासगंज जनपद में लव जिहाद का मामला सामने आया है और इसको लेकर हिंदूवादी संगठनों में खासा आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने कोतवाली का घेराव किया और जमकर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपी शख्स को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। हंगामा, गुस्सा, प्रदर्शन, ये आक्रोश लव जिहाद के खिलाफ है। ये आक्रोश उस शख्स के खिलाफ है जिस पर लव जिहाद का आरोप है। कासगंज जनपद में लव जिहाद का मामला सामने आया है। इसको लेकर हिंदूवादी संगठनों में खासा आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने कोतवाली का घेराव किया और जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि जनपद कासगंज के कस्बा अमापुर में 15 साल की नाबालिग से लव जिहाद का मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक छात्रा शुक्रवार सुबह 8 बजे अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी। तभी एक विवाहित मुस्लिम युवक जिसका नाम राजू उर्फ कल्लू बताया जा रहा है, जो मुस्लिम है, उसके पिता का नाम अली हसन है, नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। शुक्रवार को किशोरी के साथ आरोपी का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद मामला चर्चा में आ गया। मेरे प्यार को कोई 1-2 साल थोड़ी है, सदियों सालें हो गई। 7 साल हो गई हमारे बहुत प्यार को, बहुत अच्छे से प्यार करने को मुझे थोड़ी नहीं अपना ढूंढेंगे। एक दूसरे पे इतना यकीन करते हैं और नहीं धोखा देने का हमें, और एक दूसरे का यकीन भी करते हैं हम दोनों का, मगर हमारे लग से कोई गलती न मिलेगी ऐसी। हम अच्छे से प्यार करते हैं हम दोनों। इतना प्यार करते हैं तो शायद किसी ने भी नहीं किया होगा। वजह यह है कि अमापुर में एक संगठन इस तरीके से काम कर रहा है कि गत 2 साल के अंदर 4-5 लड़कियां लव जिहाद के तहत ले जाई गई हैं। खास तौर से उनमें से 2-1 बालिग थी, 23 लड़कियां नाबालिग हैं। हमारे यहाँ एक उर्दू शिक्षक है जो हिंदू लड़कियों को उर्दू की कोचिंग कराता है, और उस उर्दू कोचिंग के पीछे ही, पर्दे के पीछे से जो है लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे व्यक्तियों की हमने सीओ साहब को लिखित में दिया है प्रत्यावेदन कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और सीडीआर वगैरह के आधार पर इस पूरी घटना का अनावरण हो। घर से भागने के बाद नाबालिग बच्ची और युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नाबालिग बच्ची आरोपी युवक राजू के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरे वीडियो में आरोपी युवक ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि नाबालिग बच्ची ही उसके साथ खुद जबरदस्ती चलकर आई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बड़ी संख्या में हिंदूवादी नेता अमापुर थाने में पहुंच गए, जहां उन्होंने इस मामले को लव जिहाद बताया। फिलहाल पुलिस ने मुस्लिम युवक कल्लू को गिरफ्तार कर लिया है। वजह यह है कि ये लव जिहाद का मामला है। नाम बदलकर ये जो शांति दूत, तथाकथित शांति दूत हिंदुओं की बेटियों को फंसाते हैं, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है, और अगर कुछ हो जाता है तो पुलिस को भी, जैसे कि पिछला अल्ताफ का मामला आप सबके संज्ञान में है ही है,
बाकी सब जितने संगठन आए थे उसकी सहानुभूति में, अल्ताफ की में, आज उसमें का कोई भी संगठन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। कोई आज इस लड़की की तरफ से नहीं आया कि इसके साथ ऐसा हुआ है। एक लड़की को भगा के ले गया मुस्लिम लड़का, हिंदू नाम रखता था अपना और हिंदू लोग गुमराह करता था कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू बना के उसको मतलब 8 साल से उनके पताई विदाई करता था। और बच्ची जब 8 साल की थी जब से गुमराह करता था, कभी टॉफी दे दी, कभी कुछ दे दिया। नाबालिग बच्ची थी उसको गुमराह करता रहा ये। और आज जब विद्यालय बच्ची जा रही थी तो किसी गाड़ी वाहन से वो विद्यालय से ही लेके चला गया है। 24 घंटे में पुलिस का मापन ने उसको बरामद कर लिया। पुलिस का काम प्रशंसनीय है, लेकिन उसके बाद में भी उसकी जो कॉल डिटेल है मोबाइल की, वो कौन कौन उसके सहयोग में थे, कौन कौन किनके द्वारा गाड़ी से ले जाया गया है, किनके द्वारा गाड़ी छोड़ा गया है, हम सब ये चाहते हैं कि इसका पूरा पर्दाफाश हो। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 24 घंटे में लड़की को परिवार वालों के हवाले कर दिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम युवक कल्लू शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। फिर भी उसने एक नाबालिग लड़की को अपने झूठे वादों में फंसाया और उसके साथ लव जिहाद करने की कोशिश की। आरोपी युवक कल्लू पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और चलिए बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं ड्रग्स केस की। ड्रग्स केस में नामजद दिग्गज अकाली नेता विक्रम मजीठिया के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने की तस्वीरें सामने आते ही पंजाब सरकार में हड़कंप मच गया है। सुबह होते ही पंजाब पुलिस की टीमों ने मजीठिया के ठिकानों पर छापे मारे। चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ अन्य जिलों के अलावा मजीठिया के अमृतसर स्थित आवास पर और भी कुछ करीबियों के यहाँ पर भी पंजाब पुलिस आज पहुंची। पुलिस को मजीठिया नहीं मिले, लेकिन मजीठिया की तस्वीरें वायरल होने के बाद पंजाब की चन्नी सरकार कटघरे में आ गई है। चन्नी लगातार दावा कर रहे हैं कि मजीठिया फरार है, उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी करवा चुके हैं। और लेकिन ये तस्वीर जिस तरीके से आज सामने आई है, इस तस्वीर के बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सन्नी की सरकार फिर से मुश्किल में फंस सकती है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू लगातार अपनी ही सरकार पर लीपा पोती करने के आरोप लगा रहे हैं। दरअसल विक्रम मजीठिया के खिलाफ पुराने ड्रग केस में एफआईआर दर्ज की गई है और इसके बाद मजीठिया अंडरग्राउंड हो गए थे। उन्होंने पंजाब पुलिस की सुरक्षा भी छोड़ दी थी। इसके बाद वो अग्रिम जमानत के लिए मोहाली की सेशन कोर्ट भी गए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया था, यानी कि उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। और इसके बाद उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई 5 जनवरी को होनी है। अगर चन्नी सरकार मजीठिया को तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी तो 5 की सुनवाई के बाद वो विपक्षियों और खासकर सिद्धू के निशाने पर आ सकते हैं। तो देखना होगा कि ये तस्वीरें वायरल होने के बाद पंजाब की सियासत जो है वो अब किस तरफ जाती है और कैसे सरकार पर हमलावर होने का जो लोग मौका तलाश रहे हैं वो इसे भुनाने में कामयाब होते हैं। फिलहाल रुक रहे हैं हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हम इंडिया के लोगों में और हम बात करेंगे ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की। जी हां, ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मामले भी दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में 3 दिन में दुगने होने लगे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। लिहाजा अब किशोरों को भी वैक्सीन की डोज की तैयारी शुरू हो गई है। कल यानी 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीनेशन लगाया जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर से शुरू हो गया है। 15 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। आठ करोड़ बच्चों को वैक्सीन कवच। कोरोना के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार। वैक्सीन रूपी चक्रव्यूह से घुटेगा कोरोना का दम। बच्चों को वैक्सीनेशन रूपी कवच पहनाने के एक्शन मोड में आ गई है सरकार, जिसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। अब सरकार ने 15 से 18 साल तक के बच्चों के बाजू तक वैक्सीन पहुंचाने का खाका तैयार कर लिया है। बच्चों को वैक्सीन का डोज देने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चला रही है, जिससे कोरोना की तीसरी लहर से पहले
15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगा दी जाए। सबसे पहले 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन का खाका तैयार किया गया है। इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू किए जाने के साथ ही 10 जनवरी 2022 से हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 प्लस एज ग्रुप वालों को प्रिकॉशन डोज लगाए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। बच्चों का वैक्सीनेशन प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के अस्पतालों में होगा। अभी बच्चों के लिए कोवैक्सीन को ही सरकार ने मंजूरी दी है, इसीलिए जिन जिन सेंटर पर कोवैक्सीन की डोज उपलब्ध है वहीं पर बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। देखिए, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, बड़े सोच समझ के बनाए जाते हैं और पूरे टेस्टिंग के बाद और हमारे ड्रग कंट्रोलर हैं वहाँ से अप्रूवल्स के बाद बनाए जाते हैं। बच्चों के लिए ये सेफ है। पहले तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी माना जा रहा था, दूध पिलाने वाली माताओं के लिए भी माना जा रहा था कि ये सेफ है या नहीं, पर अब ये माना गया है कि जो भी ये बीमारियाँ इन सब में ये सेफ है। और इसलिए बच्चों के लिए भी जो ट्रायल्स हैं वो हो चुके हैं। इवन 2 साल से बड़े बच्चों का भी ट्रायल हो चुका है। नेजल वैक्सीन भी आ रही हैं और ये जो वैक्सीन अभी लगाया जा रहा है ये इसको सेफ पाया गया है और किसी भी पेरेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम हर तरह के इम्यूनाइजेशन कराते हैं बहुत सारी बीमारियों के लिए। ये भी एक बीमारी है वायरस की और इसके लिए इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी है और इसको चेन को तोड़ना है हमने संक्रमण की, तो ये वैक्सीन लगाने से फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। देश में इस वक्त 15 से 18 साल तक के करीब 8 करोड़ बच्चे हैं, जिनको सरकार वैक्सीन का कवच देने का मुकम्मल खाका तैयार कर रही है, जिससे कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगा दी जाए। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में संक्रमण दर भी लंबे समय के बाद 2.44% दर्ज की गई, जिससे महामारी के तेजी से बढ़ने की आशंका और बढ़ गई है। इनको वैक्सीनेट जरूर करना चाहिए, ना केवल इस एज ग्रुप को कि इससे कम वाली एज ग्रुप को भी, 11 इयर्स प्लस 5 इयर्स। सबसे पहले बात ये, पेरेंट्स के मन में एक इनसिक्योरिटी थी जब भी उनको बाहर भेजने की कि हम लोगों को वैक्सीन लग गई है, बच्चों को नहीं लगी, कहीं ये इन्फेक्शन घर ना ले आए। ये शायद मैं भी फादर हूँ, पेरेंट्स हैं, हम लोगों के अंदर भी एक इनसिक्योरिटी थी। सेकेंडली, एक बेसिक ट्रेंड, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में एक्चुअल कोविड ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं प्रोड्यूस करता, बट तो इनको वैक्सीनेट करने की क्या ज़रूरत है। बट ये अगर अपने आप को इनकी इम्यूनिटी इनको सेव करती है, बट डेफिनेटली इन्फेक्शन रेट या इन्फेक्शन को घर लेके आ सकते हैं, राइट। तो ये मेजर प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें वैक्सीनेट करना चाहिए। दिल्ली में सरकार ने स्कूल कॉलेज को पहले ही बंद कर दिया था और अब 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिससे किशोरों को जल्द से जल्द वैक्सीन लग सके। देश में 15 से 18 साल के करीब 8 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से दिल्ली में एक रिपोर्ट के मुताबिक 10,80,000 बच्चे 15 से 18 साल के बताए जाते हैं, जिनको सरकार जल्दी से जल्दी कोरोना की वैक्सीन लगाने पर काम कर रही है। दिल्ली में फिलहाल एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, लेडी हार्डिंग जैसे अस्पतालों में कोवैक्सीन है। एम्स में दोनों वैक्सीन की डोज उपलब्ध है, अपोलो में भी दोनों वैक्सीन उपलब्ध है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, लिहाजा कोविड नियमों का पालन और वैक्सीनेशन ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कारगर हथियार है, क्योंकि नए साल में नई चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी है। देश में डेल्टा वेरिएंट तो पहले से ही मौजूद था, अब ओमिक्रॉन भी इस महामारी में घातक कॉकटेल का काम कर रहा है, जिससे सावधानी के साथ साथ जानकारी और मुकम्मल तैयारी ही इस महामारी को पस्त करने में कारगर साबित होगी।
लिहाजा सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है और सरकार की तैयारी में देश के लोगों को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और वैक्सीन लगवानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो छोटे बच्चों के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि कोवैक्सीन को बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन BBV152 के फेज 2 और फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट जारी किए हैं। कोवैक्सीन के फेज 2 और 3 ट्रायल के डेटा जारी होने से 2 साल तक की उम्र के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने की उम्मीद अब जगने लगी है, क्योंकि ट्रायल में दावे किए जा रहे हैं कि वैक्सीन बच्चों के लिए बेहद ही सेफ और कारगर है। किशोरों के बाद बच्चों की बारी। दो साल तक के बच्चों की वैक्सीन की तैयारी। कोरोना महामारी के बीच नया साल नई उम्मीद लेकर आया है। उम्मीद मासूमों के वैक्सीनेशन की, उम्मीद बच्चों को महामारी से बचाने की, उम्मीद बच्चों को वैक्सीन कवच पहनाने की। देश में 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन का कवच पहनाने का काम अंतिम पड़ाव पर है। बच्चों को वैक्सीन कैसे और कब तक लग जाएगी, इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। तो अब सवाल उठने लगा, 15 साल से छोटे बच्चों को कब लगेगी वैक्सीन? 15 साल से छोटे बच्चों के लिए क्या कोई वैक्सीन तैयार की जा रही है? 15 साल से छोटे बच्चों की वैक्सीन की तैयारी कहां तक पहुंची है? खबरों के मुताबिक सरकार और वैक्सीन निर्माता कंपनियां छोटे बच्चों के वैक्सीन पर भी तेजी से काम कर रही हैं। खबरों के मुताबिक अब कोवैक्सीन को बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन BBV152 के फेज 2 और फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट जारी किए हैं। कोवैक्सीन के फेज 2 और 3 ट्रायल के डेटा जारी होने से 2 साल तक की उम्र के बच्चों के भी कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने की उम्मीद जगने लगी है। कोवैक्सीन के ट्रायल में जो रिजल्ट जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक भारत बायोटेक ने 2 से 18 साल के कुल 525 बच्चों पर कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल किया गया था, जिसमें 374 बच्चों में बहुत ही हल्के या कम गंभीर लक्षण दिखे, जिनमें से 78.6% एक ही दिन में ठीक हो गए। इसमें इंजेक्शन लगने की जगह पर दर्द होना सबसे कॉमन असर में से एक रहा। क्लिनिकल ट्रायल में 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए सेफ, सहने योग्य और इम्यूनोजेनिक पाया गया है। कोवैक्सीन के बच्चों पर ट्रायल में एक खास बात सामने आई है कि इससे बच्चों में वयस्कों की तुलना में ज्यादा एंटीबॉडीज बनी। ट्रायल रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में वयस्कों की तुलना में औसतन 1.7 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज बनी। साथ ही बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल के दौरान एंटीबॉडीज बनने की दर 95 से 98% रही। 64% लोग अभी भी वैक्सीनेटेड हैं। फुल वैक्सीनेशन आज की डेटा इज वेरी गुड, क्योंकि अमेरिका में केवल 61% वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन कैसे हेल्प, और 90% के आसपास फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन कैसे हेल्प करता है? वैक्सीनेशन इसलिए हेल्प करता है कि वैक्सीन बनाती है एंटीबॉडी। हमारे 2 तरह की वैक्सीन उपलब्ध हैं। तीसरी स्पुतनिक आई थी थोड़े दिन के लिए, वो अब ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है। तो 2 में कोविशील्ड है, जो कि स्पाइक प्रोटीन की से एडिनो वायरस, चिंपांजी के एडिनो वायरस में स्पाइक प्रोटीन लगा दी गई। ट्रायल चल रहे हैं 2 साल के ऊपर भी। कुछ केसेस में देखा गया, अमेरिका में खास करके ओमिक्रॉन में बच्चों में 5, 6, 7 साल वाले बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। उतने सीरियस नहीं हो रहे हैं, ऑल्दो कुछ केसेस में मल्टी इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम देखा गया, लेकिन देयर परसेंटेज इज वेरी लो। इसका मतलब ये है कि बच्चों में वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ वयस्कों की तुलना में ज्यादा सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हो सकती है।
इस डेटा को स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO को अक्टूबर 2021 को सौंपा गया था। हाल ही में 12 से 18 साल के बच्चों के लिए इमरजेंसी यूज के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी मिली थी। लेकिन अब देश के नौनिहालों के स्वास्थ्य के लिए ये काफी अच्छी खबर है। भारत बायोटेक द्वारा जारी बयान में कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा है कि बच्चों पर कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल का डेटा बहुत ही उत्साहजनक है। बच्चों के लिए वैक्सीन की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कोवैक्सीन ने अब बच्चों में सेफ्टी और प्रतिरक्षण क्षमता के लिए डेटा साबित कर दिया है। देश के नौनिहालों और उनके माता पिता के लिए ये खबर किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि वेस्को का जहां वैक्सीन का अभियान तेजी पर है, तो वहीं 15 से 18 साल के किशोरों को भी वैक्सीनेशन का प्लान पूरी तरह से तैयार है। सरकार 15 से 18 साल के किशोरों के वैक्सीनेशन अभियान पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर मासूमों को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन कब आएगी, जिसका जवाब भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे क्लिनिकल ट्रायल ने दिया है। और अब उम्मीद यही है कि नया साल इस महामारी पर आखिरी कील ठोकेगा। रिपोर्ट न्यूज़ इंडिया। और अब बात करेंगे हरियाणा के भिवानी में हुए हादसे की। बात भिवानी हादसे में हुई उन 4 मौतों की जिनके परिवार के लोग अभी भी करहा रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपनों की मौत से दुखी हैं और सवाल भिवानी में खनन की अनियमितता पर उठ रहे हैं। भिवानी में लगातार राहत का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीम मलबा हटाने का काम कर रही है। न्यूज इंडिया की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। सड़क पर आया पहाड़, बड़ी बड़ी गाड़ियां मलबे में ढेर। हरियाणा की भिवानी जिले के तोशाम में शनिवार सुबह अचानक पहाड़ सड़क पर भरभरा गया। पहाड़ दरकने वाली जगह को एनडीआरएफ की टीम ने रात 10:30 बजे तक ह्यूमन सर्च मशीनों और स्निफर डॉग की मदद से चेक किया। इस सर्च में पता चला कि एक शख्स मलबे के नीचे दबा हुआ है। पहाड़ के दरकने से चीख पुकार मच गई। न्यूज इंडिया ने भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। लेकिन जिस प्रकार से जो यहाँ पर माइनिंग के जो अधिकारी हैं, जो निजी माइनिंग कंपनी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर अवैध खनन नहीं हो रहा है और 20-20 फुट का दायरा छोड़ा जाता है। हालांकि काफी दिनों बाद काम शुरू किया गया था, तो लैंड एक्विजिशन होने की वजह से, लैंड स्लिप होने की वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि कंपनी के द्वारा जो भी व्यक्ति मृतक है उनको 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही जो घायल हुए हैं उनके उपचार का खर्च और 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह हादसा गोवर्धन माइंस की खदान में हुआ और इसमें 20 से 25 लोग दबे हुए बताए गए। हादसे के समय खदान में कुल कितने मजदूर काम कर रहे थे, इसके बारे में बताया जा रहा है कि करीब 10 से 12 लोग काम कर रहे थे। क्योंकि हादसा सुबह ही हुआ था, लिहाजा घटना स्थल पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। कल रात्रि तक का जो है 5 लोग जो वो घायल थे, 3 की डेथ हो गई थी और अभी भी रात भर का जो बचाव कार्य वो जारी था। अब रात भर की जानकारी मुझे मिली है, वो जानकारी जाकर ले लूँगा। लेकिन कल सायकल तक ये था अनुमान के 5-6 लोग और नीचे दबे हो सकते हैं। लेकिन बड़ा पहाड़ है जो गिरा हुआ है और उसको पत्थर को हटाना ये बहुत कठिन काम है। तो भी नेशनल डिजास्टर के जो लोग हैं वो आए हुए हैं और वो उसको क्लियर कर रहे हैं डेब्रिज को। निश्चित रूप से इसकी हादसे को लेकर अवैध खनन के भी आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 40 साल में इस क्षेत्र में खनन का काम इतना गहरा किया गया। इलाके के लोगों का कहना है कि इस दौरान राज्य में किसी की भी सरकार रही हो, सबने इस मामले पर आंखें मूंदे रखी। बताया जा रहा है कि 4 साल पहले अवैध खनन का ये मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक भी गया था, जहां कोर्ट ने कंपनी का ठेका खारिज कर दिया, जिसके बाद दूसरी कंपनी को ठेका दिया गया जो पिछले 3 साल से खनन का काम कर रही है और अब यह हादसा हो गया। लिहाजा इलाके के लोग अवैध खनन का आरोप लगा रहे हैं।
खनन का काम करने वाली कंपनी पीड़ित परिवारों पर मुआवजे का मरहम पोतने की कोशिश भी कर रही है। मांग करी है, अभी भी आपके माध्यम से भी करते हैं कि परिजनों के परिवार वालों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी सरकार दें, ताकि इनके जो चिराग बुझे हैं उसकी कहीं ना कहीं कुछ चाहे बहुत थोड़ी सी पर कुछ ना कुछ उनको आगे अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कोई रकम या नौकरी उनके पास हो। अगर लीज थी, लीज का उल्लंघन अगर किया है, कोई वायलेशन है लीज की या कोई माइनिंग रूल्स की या माइनिंग एक्ट की कोई वायलेशन है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि अगर कोई ना कोई किसी भी सेफ्टी नियम का, कोई भी सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन है तो ये बहुत गंभीर बात है। टाडम पहाड़ हादसे में मृतकों और घायलों को मुआवजे के ऐलान पर हरियाणा सरकार फिलहाल चुप्पी साधे हुए है। न तो राज्य और न ही केंद्र की ओर से इसको लेकर कोई घोषणा हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री हादसे पर शोक जता चुके हैं, यहाँ तक कि उन्होंने सीएम मनोहर लाल खट्टर से बात भी की है। रविवार को भी सीएम की ओर से पत्रकारों से बातचीत में मुआवजा की बात पर एक शब्द नहीं बोला गया। तो इस मामले पर विपक्ष के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर हमलावर है। सरकार ने रिपु दमन सिंह ढिल्लों की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर हर बार हादसे के बाद जांच और मुआवजे का मरहम कब तक चलेगा? वो दिन कब आएगा जब हादसे की नौबत न आए? क्योंकि जिस प्रकार से 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने खनन का काम करने वाली कंपनी का ठेका रद्द किया और दूसरी कंपनी को मिला, उससे तो एक बात जाहिर है कि अरावली की पहाड़ियों के खनन में अनियमितता तो बढ़ती गई है, जिसका खामियाजा पीड़ित परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। आतंक के खिलाफ देश की सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। घाटी में आतंकवादियों की कमर तोड़ी जा रही है। साल 2021 में सेना ने करीब 171 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था, तो सेना ने बैठ के एक आतंकी को मार गिराया है। और बता दें आपको कि बताया जा रहा है कि युद्ध विराम के उल्लंघन में 1 जनवरी 2022 को केरन सेक्टर कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश की गई और इस दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। बैठ का दहशतगर्द ढेर, पाक की आतंकी साजिश बेनकाब। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खात्मे का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध विराम के उल्लंघन में 1 जनवरी 2022 को केरन सेक्टर कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश की गई। इस दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। बताया जा रहा है कि सीमा पार से 4 आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसको सेना ने मुस्तैदी दिखाते हुए नाकाम कर दिया। मारे गए आतंकी की पहचान पाकिस्तान के रहने वाले मोहम्मद शमीर मलिक के रूप में की गई, जो पाकिस्तान की पैट आर्मी का हिस्सा था। आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल और 7 ग्रेनेड बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि बाकी 3 आतंकी वापस पाकिस्तान की सीमा में लौट गए। कल शाम देर गए केरन कुपवाड़ा के इलाके में जो है एक इन्फिल्ट्रेशन बिड फाइल की गई। आपको बता दें कि एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पे एक एम्बुश लीड किया गया कि कुछ जो है इन्फिल्ट्रेटर्स इस साइड पाकिस्तान से इंडिया की साइड में आने वाले हैं। तो जो ही उन्होंने जो है वो एम्बुश लीड किया तो वहाँ जो कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स आने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में एक जो है इंट्रोड्यूटर मारा गया, जिसकी शिनाख्त जो है मोहम्मद शबीर मलिक करके हुई है, जो एक पाकिस्तानी नेशनलिस्ट माना जाता है। और उसके यहाँ से AK-47 एक और 7 ग्रेनेड के साथ उसकी वैक्सीन की सर्टिफिकेट और कुछ पाकिस्तानी करेंसी जो है वो बरामद हो चुकी है। पाकिस्तान सीमा पार से लगातार आतंकी भेजने की कोशिश कर रहा है, जिसको सेना नाकाम कर रही है। सेना ने साल 2021 में कुल 171 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। इसमें 19 पाकिस्तानी आतंकवादी थे, जबकि 152 स्थानीय आतंकवादी।
तरफा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आर्मीज जो है स्वीट्स एक्सचेंज कर चुके हैं नए साल के अवसर पे, और उसी की आड़ में जो है पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन कराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। आपको बता दें कि कैरन इलाके में जो है अभी सर्च अभियान चल रहा है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है जिसमें टॉप आर्मी अफसर्स का यही कहना है कि ये एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा, क्योंकि 2021 के फरवरी में एक एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कि जो नियंत्रण रेखाएं हैं या LOCs है वो बिल्कुल जो है साइलेंट रहेंगी, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ फायर में बहुत ज़्यादा नुकसान उस पार भी हुआ और इस पार भी हुआ है। कहीं ना कहीं ये एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकवादियों को उखाड़ फेंकने की मुहिम में जुटे हुए हैं। आतंक के खिलाफ पूरी कार्रवाई ऑपरेशन ऑल आउट के तहत चलाई जा रही है। इस ऑपरेशन में पिछले 4 साल में सेना ने करीब 950 आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दी, लेकिन अभी भी घाटी में करीब 180 आतंकी छुपे हुए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट से घाटी में मौजूद आतंकवादियों में खौफ है, तो सीमा पार के आतंकवादियों की भी हर साजिश को नाकाम किया जा रहा है। 2017 के बाद से लगातार घुसपैठ में कमी आई है। पाकिस्तान के आतंकी कश्मीर में घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं। जो भी दहशतगर्द घाटी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मौत की नींद सुला दी जा रही है और घाटी को फिर से जन्नत बनाने की ओर सेना लगातार आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।